Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to English class with Mr. Sharafat Ali. Starting with the name of Allah, I am here to deliver you my fourth lecture. So the outline of my today's lecture is following: 10 idioms, fourth exercise of preposition, 5 rules of correction, end of term, that is the fourth prose essay I'll discuss today. So, this is the outline of my today's lecture. You have to keep in mind the things that we are going to discuss and we are going to learn in today's lecture. So, the first point of the lecture is idioms. I'm discussing 10 idioms in every lecture. Blind, LA. Blind, अंधा, LA, गली, बंद गली. वो काम जो आप कर रहे हैं लेकिन कामयाबी हासिल ना हो. Their talk for peace did not prove to be a blind LA. कि उनके अमन मजाकरात एक बंद गली साबित ना हुए, मतलब कामयाब हो गए. Blow one's own trumpet, अपना ही डोल पीटना, अपनी ही बातें करते रहना, शेखी बिगाड़ते रहना. ग्रेट मैन डू नॉट ब्लो देयर ओन ट्रम्प. जो अजीम लोग होते हैं दे डू नॉट ब्लो देयर ओन ट्रम्प. वो कभी भी अपनी ज़्यादा बातें नहीं करते. ब्लू स्टॉकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदबी ज़ौक रखने वाली खातून. बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अदबी ज़ौक रखती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैडम नूरजहां वॉज अ ब्लू स्टॉकिंग. Madam Noor Jahan was a blue stocking lady. Bolt from the blue, नागहानी आफत. जैसे कभी कराची में प्लेन क्रैश हुआ है. So that plane crash was just a bolt from the blue for everyone all over the world. A bone of contention, फसाद की जड़. खासतौर पर ज़मीनें झगड़े की वजह रहती हैं. या हम देखें कश्मीर हमारे लिए, वी कैन से कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. या दिस पीस ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स. ब्रेक द आइस, आइस बर्फ, बर्फ को तोड़े तो आवाज़ होती है. खामोशी तोड़ना, सकूत तोड़ना. ब्रेक द आइस के सुकून से बैठे हुए सारे, लेकिन अचानक से कोई बात करता है तो खामोशी खत्म हो जाती है. स्लीप ब्रोक द आइस बाय सजेस्टिंग दैट दे शुड प्ले कार्ड्स. या आप कह सकते हैं ऑल वर सिटिंग साइलेंटली बट अली केम एंड ब्रोक द आइस. नेक्स्ट, ब्रिंग अबाउट, वजह बनना. ब्रिंग वैसे होता है लाना, लेकिन ब्रिंग अबाउट दिस इज फ्रेजल वर्ब. वजह बनना, बायस बनना. So bring about, illness has brought about a change in her attitude. We can say COVID-19 has uh, COVID-19 has brought lockdown all over the world. Broken reed, ऐसा शख्स जो नाकाबिल इतबार हो. Unreliable person, जिस पर इतबार किया जा सकता. I cannot trust him as he is a broken reed. You can see कि इमरान खान broken reed बन चुका है हमारे लिए शायद. I'm not political by the way. Build castles in the air, हवाई किले तामीर करना. तो कुछ ऐसे होते हैं जो बस ख्वाबो ख्याल में हवाई किले तामीर करते रहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं. If you want to succeed, you must work hard instead of building castle in the air. अगर कामयाब होना चाहते हो तो सख्त मेहनत करो बजाय के हवाई किले या ख्याली पुलाव बनाते रहो. बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कायद आजम ने ऐसे मेहनत की थी.
आधी रात का दिया जलाना, सख्त मेहनत करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात गए तक काम करना। सो कायद आजम वो बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड गॉट पाकिस्तान। You can say, in order to get Pakistan, Qaid Azam burned the midnight oil. He worked hard. You have to learn by heart these idioms. These idioms are too easy and very important idioms. Mark these idioms from your key book, Sunshine. So the second point of my lecture is fourth exercise of preposition. Dear students, I have written 15 words with fixed preposition on the board. You have to learn. I'm going to discuss. Just listen to me very carefully. Banish from. These all words are starting with B. A वाले हम पढ़ चुके हैं, B वाले हम पढ़ रहे हैं. Banish from जला वतन करना. जला वतन करना, किसी को वतन से निकाल देना. He was banished from Pakistan. बेनज़ीर को निकाला था. बेनज़ीर was banished from Pakistan. ये PML नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाला था शायद. बेस्ड ऑन, बुनियाद होना, बुनियाद रखना. बेस्ड ऑन आल्सो मुबनी होना. द रिसर्च इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि ये तहकीक हकायक पर मुबनी है. बेग फॉर, ही इज बेगिंग फॉर मनी. बिलीव इन, ईमान रखना, यकीन रखना. वी बिलीव इन वन गॉड, या वी बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड. तो हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते हैं. ब्लेम फॉर, किसी को इल्ज़ाम देना. ही वॉज ब्लेम्ड फॉर थेफ्ट. ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू, ये दो हैं. ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू. डिफरेंस देखे क्या है इन एंड टू का. ब्लाइंड इन मीन्स कि एक आंख से अंधा होना. ही इज ब्लाइंड इन राइट आई. या कह सकते हो ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है. ब्लाइंड टू, बेखबर होना, कोई काम हो रहा है लेकिन आप उससे बेखबर हो. यू कैन से पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ब्लाइंड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. वो मुल्क की जो मसाइल हैं उनसे बेखबर हो रही है. बोस्ट ऑफ, फखर होना, शेखी बिगाड़ना. द रिच बोस्ट ऑफ देयर मनी और देयर वेल्थ, उनको अपनी दौलत पर बड़ा फख्र होता है. बाय फ्राम, बाय ऑफ, खरीदना. अगेन ये दो सेम है. बाय ऑफ, बाय फ्राम, खरीदना. फ्राम, बाजार से. ही बॉट अ बुक फ्राम द बाजार. बाय ऑफ, किसी शख्स से कुछ लेना, किसी शख्स से कुछ खरीदना. तो असलम बॉट ऑफ वैन फ्राम, सॉरी, असलम बॉट ऑफ अ वैन, no, Aslam bought a van of Ali. That would be correct. Aslam bought a van of Ali. असलम ने अली से एक गाड़ी खरीदी. You can also say he bought a pen of Ali. क्लास में आप एक दूसरे से पेन लेते हो. So Ahmed bought a pen of Ibrahim. That would be correct. बेर ऑफ, खाली होना. बेर वैसे भी खाली होता है, आपने पेज ऑफ वर्ड्स में पढ़ा है. सो यू कैन से द ट्रीज आर बेयर ऑफ लीव्स. दरख्त पत्तों से खाली हैं. बिलोंग टू, तो लग रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही तरह से याद रखना. बिलोंग टू. सो आई बिलोंग टू शकरगढ़. अब आप में से आप अपने जिस शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अपने शहर के लिए बिलोंग करेंगे. मैं वहाँ से तुलक रखता हूँ, मैं वहाँ से तुलक रखता हूँ. क्लियर. अली लाहौर से तुलक रखता है. अली लाहौर से है. अली बिलोंग्स टू लाहौर. ब्लेसड विद, ये तो हर बंदा ही जानता है, नवाजा हुआ. सो यू आर ब्लेसड विद अल्लाह. अब आपको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है. स्पेशली गुड हेल्थ की हम बात करें, हमें सेहत से अल्लाह ताला नवाजा हुआ है, तो हम कहते हैं आई एम ब्लेसड विद गुड हेल्थ. ठीक है, कि मैं सही तंदुरुस्त सेहत से नवाजा हुआ हूँ.
इसी तरह नेक्स्ट है बेटा born of एंड born in, दोनों का डिफरेंस देखना है। born of खानदान में पैदा होना, एज यू आर born of good families, या हम एक बंदे की बात करें तो हम कहते हैं ही इज born of a good family। born in कहाँ पैदा हुआ, अल्लामा इकबाल was born in सियालकोट एंड ही वॉज born of a good family, ठीक है, वो सियालकोट में पैदा हुआ और एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ। सो दिस इज the fourth exercise of preposition that I have discussed. Please you have to learn these fixed preposition by heart, आपके फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। The third point of my lecture is correction. My dear students, so far as corrections are concerned, you know, in this domain we just read parts of speech. तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुताला करते हैं, हम देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे होना है। अब नाउन को हमने डिस्कस किया, सम रूल्स हमने हॉट लिस्ट 15 रूल डिस्कस किए। अब नेक्स्ट है प्रोनाउन। सो यू मस्ट नो व्हाट इज मेन बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, अब आपने कई दफ़ा ये पढ़ा है। सो प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न। अगेन सब्जेक्टिव केस, इसके ऑब्जेक्टिव केस को स्पेशली आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने एक टेबल बनाया है, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ होती है। अब जुमला जब शुरू होगा तो सब्जेक्टिव केस से शुरू होता है, जैसे आई टीच यू। अब यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस वाला है, राइट। यू लिसन टू मी, अब यू आप ऑब्जेक्ट हैं एंड मी ऑब्जेक्ट, तो वो मी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पर ही आएगा। जैसा कि सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कुछ सेंटेंसेस। सो आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज प्रोनाउन। आई टीच यू, आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, दोनों ही प्रोनाउंस हैं। यू लिसन टू मी, हम यहाँ ये नहीं कह सकते यू लिसन टू आई, तो आई सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए था, वो मी, आई के ऑब्जेक्टिव केस मी यूज़ होगा। सो हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर जुमला एज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, या जहाँ पर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या जहाँ पर नॉन प्रोनाउन जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव केस वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव की हैसियत से काम कर रहा है। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेयर टू यूज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड वेयर टू यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमारा थर्ड सेंटेंस था वी प्ले गेम्स, यहाँ पर अस प्ले गेम्स कभी नहीं हो सकता, तो वी की हमें ज़रूरत है एज सब्जेक्ट। दे गाइड अस, दे गाइड वी नहीं, यहाँ पर वी नहीं आएगा, तो दे गाइड अस। शी रिस्पेक्ट्स हिम, वो उसकी इज्जत करती है, उसकी बीवी होगी ना, तो शी रिस्पेक्ट्स हिम, ही नहीं वहाँ पर लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। शी इज़ सब्जेक्ट, इन डीड शी इज सब्जेक्ट, हकीकत में भी ऐसा ही है। लेट मी स्लीप, लेट आई स्लीप, या लेट के बाद हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। तो ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे आज कि ऑब्जेक्टिव केस का कहाँ और सब्जेक्टिव केस का कहाँ यूज़ होता है। लेट हर कुक बिरयानी, तो आजकल घर में बैठकर आप बिरयानी इंजॉय कर रहे होंगे, सो लेट हर, लेट शी नहीं है, लेट हर कुक बिरयानी। So let's see some more examples. So what is rule 15? Use always objective case or pronoun after let and between. वो कहता है जी let और between के बाद हमेशा objective case pronoun की यूज़ करें, जैसा कि the matter is between he and I दोनों ही subjective cases हैं pronoun की, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे objective pronoun that is him and me. So always use objective case of pronoun after let and between. ये सही तरह से याद रखिएगा। Second sentence, I let they go to drink water, तो they की जगह them यूज़ करेंगे, मैंने उन्हें पानी पीने के लिए जाने दिया। Let's come to rule 16. Next, rule 16, use subjective case of the verb to be, as, and, then. What is meant by verb to be? अच्छा, verb to be क्या होते हैं? सादा जुमले जो होते हैं, जैसे I am a doctor, I am a teacher, you are students,
कायदे वॉज अ ग्रेट लीडर, इज आर एम वाज वार से शैल बी विल बी से जो जुमले बनते हैं ना, जस्ट इनके साथ जब मेन वर्ब नहीं आती तो ये वर्ब टू बी होते हैं। टू बी से मुराद होता है बी होना, हालत कैफियत का पाया जाना, मौजूद होना। तो ये जस्ट जुमले में किसी की प्रेजेंस या नॉन प्रेजेंस को शो करते हैं। जैसा कि आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, इन दोनों जुमलों में ये बताया जा रहा है कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं। दोनों जुमलों में एक्शन नहीं है, गो के ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्शन करने वाले होते हैं। ओके, एज, इसी तरह एज हम देखेंगे, इसी तरह देन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब टू बी की एग्जांपल्स हम देखते हैं। So there are four sentences. It is me, it is them, it is him, it is her. इसमें is के बाद is जो है यहाँ पर verb to be है, यहाँ पर was var भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर are am भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर will be shall be लगाया जा सकता है। सो इनके बाद देखें me, them, him, her, objective, these are objective cases। अब हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज कर सकते वर्ब टू बी के बाद, वो कहता है सब्जेक्टिव केस यूज करें। सो व्हाट इज सब्जेक्टिव केस? इट इज आई, इट इज दे, इट इज ही, इट इज शी। तो यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब टू बी। नेक्स्ट पॉइंट है एज एंड देन का यूज। ओके, आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस, वन विद देन एंड वन विद एज। सोहेब इज टॉलर देन हिम, तो हिम नहीं ही आएगा। सोहेब का कंपैरिजन असल में यहाँ पर प्रोनाउन चाहिए था, अगर नाउन होता तो फिर मोशन के साथ कर देता। इसी तरह अहमद, अहमद दिस मस्ट बी अहमद, बट अहमद इज एज सो अहमद इज एज इंटेलिजेंट एज मी। सो आई हैव कंपेयर्ड अहमद विद मी। यहाँ पर आपको पता है एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा टीचर से कई स्टेप्स आगे चला जाता है, और एक टीचर है ऐसा वो होता है, एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को कई स्टेप आगे ले जाता है। सो ओके, अहमद इज एज इंटेलिजेंट एज मी, यहाँ पर मी नहीं बल्कि आई यूज होगा। एज और देन के बाद हम कौन सी यूज केस करेंगे? सब्जेक्टिव केस। तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है, ठीक है। सो रूल नंबर 17, डोंट यूज सब्जेक्ट विद हु। जब आप हु यूज कर रहे हैं तो उसके आगे फिर मजीद सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती। ही हु वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो ही यहाँ पर अगेन हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ही हु वर्क्स हार्ड विल पास, ही हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज, ये सेंटेंस होगा। रूल्स 18, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ये कौन से हैं? हु, दैट, हुम, विच, हुज, ये 5 हैं स्पेशली। इनका यूज कैसे होता है? ये बेसिकली रिलेट करते हैं टू क्लॉजेस, टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। नीचे देखें, इट इज आई इन द क्लासरूम हु आई एम टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, एक तो ये दो पार्ट्स को, दो क्लासेस को जो है ना रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये यूज इसलिए होते हैं कि ये अपने से पहले आने वाले की आगे अगले हिस्से में वजाहत करते हैं। तो देखें, ये जब अगले हिस्से में अपने से आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं तो ये फौरन उनके साथ यूज़ करते हैं। इट इज़ आई, अब आई के साथ आप जो है ना प्रोनाउन यूज़ करें, रिलेटिव प्रोनाउन। हु आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास आगे करें। तो जो सब्जेक्ट आपका होगा ना उसके साथ ही आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि आप उसको आगे यूज़ करें, वो फौरी उसके साथ यूज़ किया जाता है ग्रामेटिकली। इट इज़ आई हु आई एम टीचिंग English in a classroom. Second है, it is students at home who are listening to me. This is wrong. It is students who are listening to me at home. That would be right. Rule number 19, use of who and which. So who is used for humans. जब इंसान हो तो who use किया जाता है. Which is used for non-humans. It is Ibrahim who is going to be the first star commander of the Nahas. Definitely, अगर जिंदा रहे हम सब और हालात नॉर्मल हुए तो इंशाल्लाह। इट इज़ बुक विच आई बॉट ऑफ अरबाज। अब किसी शख्स से जब किताब लें ना तो बॉट ऑफ बाई ऑफ आता है, प्रपोजिशन में पढ़ा, फ्रॉम नहीं आता फिर, ठीक है। सो दिस टू एग्जाम्पल्स। अब बुक के लिए विच मैंने यूज़ किया है, ठीक है। रूल नंबर 20, The last rule of correction, rule 20, pronoun should be according to subject. जो सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्ड आप प्रोनाउन यूज करेंगे। पहले एग्जांपल देखें, आयशा इज अ ग्रेट गुड गर्ल, आयशा इज अ गुड गर्ल। आयशा की जगह ही तो नहीं यूज करेंगे ना, शी यूज करेंगे। शी हेल्प्स हर मदर,
तो जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन यूज करेंगे। सेकंड नेक्स्ट है ही इज डूइंग हर वर्क। हर शी से चूंकि उसकी पोजेसिव केस बनती है, तो हम ही की ही जो केस बनेगी उसके अकॉर्ड ही प्रोनाउन यूज करेंगे। ही इज डूइंग हिज वर्क। यू आर नॉट सबमिटिंग योर होमवर्क। सो यू के अकॉर्ड योर, ये बात तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। करूंगा बंदोबस्त तुम सबका मैं। अहमद इज डूइंग हिज वर्क वेल। सो इट इज अहमद हु इज डूइंग हिज वर्क वेल, राइट। सो अहमद के अकॉर्ड हिज यूज करें, हम योर, माय, हर नहीं यूज कर सकते। सो बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक you have understood the use of 5 rules that I have taught you, I have discussed in today's lecture. The last point of my lecture is to discuss the fourth progressive, that is end of term. End of term तलीमी साल का इख्तिताम। वो इख्तिताम जो होता है, आखिरी पीरियड भी होता है हमारा, और इसी तरह संडे होता है, इसी तरह 1 मंथ आपका भी ब्रेक होता है जैसे, उसी तरह आपका फिर विंटर वेकेशन आती हैं, फिर आपकी जो है ना समर वेकेशन आती हैं, फिर और भी कई बीच में गैर मुतवक्को छुट्टियाँ, जैसे इस दफ़ा लॉकडाउन की तो खुशी की इंतहा नहीं थी तुम लोगों को, जब 15 दिन की अनएक्सपेक्टेड आपको छुट्टियाँ हुई थी कि स्कूल भी क्लास में एकेडमी में चले गए थे, तो आप कैसे भागे भागे मुस्कुराते थे, उनसे खिलते हुए फूलों जैसे तो आ रहे थे। वो समा आपके लिए बड़ा बयान करना मुश्किल था। सो इट्स रिटन बाय डेविड ड्रेचेस। ही इज़ अ ग्रेट राइटर, ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स। ये बड़ा ही एक अहम अदबी मुसन्नफ़ है। हम इसकी डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, वी आर नो मोर कंसर्न विद दिस। हाँ, वैसे इसकी कुछ बुक्स आप पढ़ें तो बड़ी अच्छी साबित होंगी, बट वी आर मोर कंसर्न विद द समरी ऑफ एंड ऑफ टर्म। जस्ट शॉर्टली मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि ये पढ़ने में आसानी आपको हो जाए। Unexpressible happiness of holidays. So the writer in this essay he is just telling us his personal story. He tells us about the feelings, enjoyment, right, and happiness of holidays. राइटर कहता है कि आई वॉज जस्ट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के नाते वो हर चीज़ से फेडअप था और हमेशा ही हैड बीन यर्निंग फॉर हॉलीडेज, छुट्टियों की ख्वाहिशत करता रहा है। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली टेल्स द बोरिंग रूटीन ऑफ स्कूल लाइफ। कहता है स्कूल लाइफ की जो रूटीन थी वो मेरे लिए इतनी टफ थी कि होमवर्क था, कंपटीशन था, फियर्स किस्म का, नो रिलैक्सेशन, स्कूल से बैठने नहीं देते, बस बिजी रखते थे। ये स्कूल लाइफ होती है ऐसी। इसी तरह एंग्शियस फॉर ब्रेक। So he also tells us that he has always been very anxious for breaks. तो कहता है वो हमेशा छुट्टियों की ख्वाहिशत करता रहा है, और वो छुट्टियाँ मुख्तलिफ सूरतों की शक्ल में, चाहे वो आखिरी पीरियड के बाद या कोई पीरियड फ्री आ जाए, या फिर संडे, ये सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी लेवल पर होती हैं, और सर्दियों की छुट्टियाँ जिनको हम बड़े दिनों की छुट्टियाँ कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ। तो इसी तरह कहता है कि वो इनका टेस्ट लेता रहा है और इनकी हमेशा ख्वाहिश करता रहा है जब वो स्टूडेंटशिप ज़माना है, तालिब इल्म में था। तो रियलिटी है ये। डेफिनेटली आप बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, हम टीचर्स भी आपसे शायद ज़्यादा खुश होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं। तो कहते हैं ज़िंदगी में ना, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताता है, ज़िंदगी में कभी गैर मतवक्को किस्म की नेमतें फैज़याब नहीं हुई। और वो नेमतें भी तो अजीब तरीके की बताता है। वो कहता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई मुआज़ा रूनमा नहीं हुआ कि मैं खड़ा हूँ, आइसक्रीम वाला आया हुआ है और वो मुझे फ्री में थमा दे हाथ में कि ये लो तुम खा लो। और डेफिनेटली कि आप लोगों के साथ भी ऐसे वाक़यात आए होंगे कि आप में से जब तक आप दोस्तों से छीना झपटी नहीं करते हैं या फिर फोर्स नहीं यूज़ करते, तो आपको ऐसे रहम के बलबूते पर बहुत कम मिलती हैं चीज़ें। तो एट द एंड वो हमें बताता है कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स से वो हमेशा महरूम रहा। द लास्ट पैराग्राफ एक कोटेशन बहुत है ना, विशेस डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। इस ज़िंदगी में ना ख्वाहिशात वैसे भी
पूरी नहीं होती। तो ये शेक्सपियर का भी बड़ा अहम कौल रहा है कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं इस ज़िंदगी में रहते हुए, तो वो सारी की सारी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, आपकी जो कुछ ख्वाहिशात जो जायज़ मुनासिब होती हैं वो पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन हमारी चूँकि ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और हम लामहदूद ख्वाहिशात के पीछे ज़रूर जो है ना अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर बैठते हैं। सो जस्ट ही टेल अस दैट विशेस डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। तो उसने जो है ना कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, जैसे साइकिल का वो था, यर्निंग करता रहा था। सबसे पहले उसने ट्राई साइकिल का सोचा कि 3 पहियों वाली साइकिल मिलेगी, फिर बाई साइकिल का सोचा, उससे भी उसको मायूसी। फिर उसके बाद जो है ना उसने एक साइकिल ख़रीदा, लेकिन कहता है कि वो भी मैंने अपने पैसों से उसे, जो कि प्राइज़ मनी मिली थी, उसने जब एक यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी आपको। और उसके बाद वो कहता है जी डेफिनेटली मनी बॉक्स उनके पास होता था। कहता है कि हमें तो पैसे जो पॉकेट मनी के तौर पर मिलते थे वो भी जमा करना पड़ते थे, और फिर वो पैसे जमा करके हम उनसे कुछ चीज़ें ख़रीद लेते थे। तो जस्ट ही टेल्स अस हिज ओन ग्रेट एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। ये हर बंदे की स्टोरी ऐसी ही होती है। इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर। आई एडवाइज यू पीपल जस्ट टू रीड and enjoy the flavor of this fourth lesson end of term. And you have to learn the short questions given at the end in the exercise, और कुछ वर्ड्स सिनोनिम्स के तौर पर होते हैं। आई एम गोइंग टू राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आप इसको सही तरह से रीड भी कीजिएगा। At the end of the lecture, this is our vocabulary. These are some words that you have to learn, you have to write, you have to find out the synonyms, you have to find out the meanings of these words. Right, these words are very important regarding synonyms. आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आना है तो ये सबसे अहम लफ्ज़ भी मैंने लिखे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। ग्राइंड, डोज, डिसमिल, फनरल, ओमियस, रेस्पाइट, felicity, relish, strenuous, mythical, herald. To wind up my lecture, this is the most unbearable part of my lecture for you people to do homework. बहुत पढ़ देते हैं तुम लोगों को। You have to be responsible for your homework. I'm telling you, I'm calling you a spade. Otherwise, I have to take a very strict action against you people. Write idioms. Only 10 idioms are there. लिखो, लिखने से ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं। Write only sentences from rules 15 to 20. तो सिर्फ आपने जुमले लिखने हैं उनमें से, करेक्शन के जो है ना, गलत लिखें और सही भी लिखें, और देखें ज़रा कि रूल्स कैसे उनमें यूज़ किए गए हैं। राइट वर्ड्स फॉर सिनोनिम्स, तो जस्ट ये वर्ड्स लिखने हैं, इनके सिनोनिम्स लिखने हैं। एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स यूज डिक्शनरी, यूज की बुक्स। If you find any difficulty, then just let me know. I'm here to help you. Best of luck. Pray for you. Pray for me. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.